हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। को पता है कि मैं हिस्ट्री के पीआईक्यूज करा रही हूँ, जिसमें मैंने 2018 तक के पीआईक्यूज करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ज़्यादा अपडेशन के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने नोट से 2012 से 2023 तक के पीआईक्यूज को कवर कराने वाली हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2018 तक के पीआईक्यूज को कवर करा दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 के पीआईक्यूज की। तो देख लेते हैं कि आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले 2019 में जो है मैचिंग टर्म हम देखेंगे। तो ये जो है चीजें हैं, टर्म है जो कि किससे दी हुई थी। तो ये पहला आपका हो जाता है दम, जो कि एक कॉपर कॉइन है और ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था पहली बार शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर हम बात करेंगे देसाई। देसाई कहते हैं रिवेन्यू कलेक्टर को, या फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं जमींदार, उनको। फिर हमारा हो जाएगा दीवान। दीवान होता है किसी भी प्रोविंस का रिवेन्यू चीफ। जारिब, जारिब जो है लैंड मेजरमेंट की एक ट्रेडिशनल यूनिट होती है, जो कि यूज होती थी मिडिल ईस्ट या साउथ वेस्टर्न एशिया में। फिर हम बात करेंगे ऑथर और कथा। ये सब आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4-5 साल से आप देखेंगे। तो इसमें जो है मुल्ला दाऊद, तो मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंद्रयान, जो कि उन्होंने लिखा है 1379 में। ये एक लव स्टोरी और ये लिखी गई थी फिरोज शाह तुगलक के दौरान, जिनका टाइम पीरियड है 1351 से 1388 ईस्वी। फिर है दामोदर कवि। दामोदर ने लिखी है पद्मावती कथा, और ये इन्होंने लिखी है राजस्थानी में, और कब लिखी है 1459 में। फिर हम बात करेंगे सोमनाथ। सोमनाथ ने लिखी है राग विबोध, जो कि इन्होंने लिखी है 1610 में। ये एक तेलुगु ब्राह्मण की स्टोरी है, और ये कब लिखी गई, जहांगीर के रेन में। तो आपको बताना कि जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था। फिर बात करते हैं अमीर खुसरो की। इन्होंने लिखा आशिका, जो कि एक ट्रेजिक लव स्टोरी खिज्र खान के जो सन है अलाउद्दीन खिलजी, और देवल रानी की, जो कि प्रिंसेस थी गुजरात की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार यही पूछ ले कि किसने क्या लिखा, ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने ये जो लिखा तो वो किससे रिलेटेड है या किसके शासनकाल में ये लिखा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि तानसेन अकबर से पहले किसके संरक्षण में थे। तो वो थे राजा रामचंद्र सिंह, जो कि भाटा के राजा थे, उनके संरक्षण में वो पहले थे। तानसेन, जिनका जो रियल नाम था या आप कह सकते हैं निक नेम, वो था रामतनु पांडे। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि तानसेन का रियल नेम क्या था। तो वो था रामतनु पांडे। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये सिंगर थे जो किंग रामचंद्र थे भाटा के उसके। और ऐसा कहा जाता है कि जो अकबर इम्परेटर है, उन्होंने वो इन्हें अपने साथ ले आए थे, ताकि ये जो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो म्यूजिकल स्किल्स है वो उनसे कुछ सीख सके। और तानसेन को ये जो टाइटल दिया गया था, वो दिया गया था ग्वालियर के जो राजा थे, राजा विक्रमजीत, उनके द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या था। वो था रामतनु पांडे, और जो तानसेन का टाइटल जो इनको मिला था वो राजा विक्रमजीत के द्वारा दिया गया था। तो ये नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन रिपीट कर ले, हो सकता है ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे दूसरा कि रूलिंग डायनेस्टीज क्या थी और उनकी कैपिटल्स क्या थी। अभी आप देखेंगे कि लास्ट 6 मंथ में जो भी पीआईक्यूज हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पल्लवा की जो राजधानी है वो है कांचीपुरम, पांड्या की थी मदुरई, यादव की थी देवागिरी, और ककातिया की थी वारंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करना क्या है, आपको इन चारों के बारे में और साथ ही साथ जो आपका एक चोला और जो चेरा है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनकी कैपिटल क्या थी और उनको इन सबको किसने फॉर्म किया था, कब फॉर्म किया था। इतना आप इसका देख लीजिए, तो आई होप आपका इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। फिर हम बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स और उनके प्लेसेस की। तो अटाला मॉस्क्यू बनी है जौनपुर में, और ये 1408 एडी में बनी है। और इसको बनवाने वाले कौन थे, इब्राहिम शाह शर्की। उसके बाद है शेरशाह सूरी की जो टॉम्ब है वो सासाराम में है, और ये बनी 1540 से 1545 में। और इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे वो थे मीर मोहम्मद अलीवल खान। फिर है हुमायूं की टॉम्ब, ये दिल्ली में बनी है 1570 में। और इस हुमायूं की जो पहली वाइफ थी बेगा बेगम, उन्होंने इसको बनवाया था। फिर राबिया दुरानीस की जो टॉम्ब है ये औरंगाबाद में है, 1678 में बनी थी। इनको बनाया गया था आजम शाह के द्वारा। फिर हम बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था अकबर के द्वारा। ये एक सिस्टम था जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी रैंक को डिटरमाइन किया जाता है, और साथ ही साथ उनकी रैंक के हिसाब से सिविल और मिलिट्री ड्यूटीज भी दी जाती है। तो ये हेरेडिटेरी नहीं था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटे ही राजा बनेगा, ये किसी को भी दिया जा सकता था। तो ये मनसबदारी सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है ये आपका ब्लर हो, लेकिन ऐसे जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें ये एकदम सही रहेगा। तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो ड्राइव हुआ था अरेबिक टर्म, जो कि हो जाएगा मानसिब। मनसब का मतलब होता है पोस्ट या रैंक या स्टेटस। अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और कब हुआ था ये 1570 में। और ये सिविल और मिलिट्री जो फंक्शंस होता था स्टेट का
रूल के दौरान, तो उसका एक तरह का डिवीज़न था। इसमें जो सिपाही थे वो अलग-अलग तरह की कुछ ड्यूटियाँ परफॉर्म करते थे, जिसमें हो जाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को डिफेंड करना, फोर्स की सुरक्षा के लिए जो मिलिट्री मैन है, पुलिस मैन है, वो सब इसमें आते थे। फिर हम दूसरा देख लेंगे, तो दूसरे में आपका आ जाएगा जागीरदारी सिस्टम, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मनसबदारी और जागीरदारी जो है, ये दो फंडामेंटल सिस्टम थे मुगल के टाइम पे, जो कि बने थे। 1576 में अकबर ने हर एरिया के लिए आमिल्स को अपॉइंट किया था, जो कि जागीरदार की क्लास की तरह काम करते थे। और तुयुल या तुयुलदार ये यूज होता था जागीर या जागीरदार की जगह पे। नकदी क्या होती है, नकदी की सैलरी जो है वो कैश में दी जा रही है, जो मनसिबदार हैं वो, और जिनको लैंड दी जाती थी वो जागीरदार होते थे। और ये ट्रांसफरेबल है और ये भी हेरिडिटेरी नहीं है। स्वार की तो जड और स्वार क्या था, तो एक डेसिमल सिस्टम था चंगेज खान का, जो जिससे कि अकबर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। और ये जो कॉन्सेप्ट आया था जट और स्वार का, तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1577 में। तो जो मानसिब होता था वो जट के बराबर होता था, जो कि यूज होता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरकी है उसके लिए। फिर जट जो है एक पर्सनल रैंक होती थी, और जो है रैंक इंडिकेट करती थी जो सोल्जर्स के नंबर हैं वो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, इतना ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया कि जट क्या है, जमींदारी सिस्टम क्या है, उसके साथ ही साथ मनसबदारी सिस्टम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रीटी और ईयर से रिलेटेड। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, ये आपको पहले ही से पता है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। जब भी तक मैंने जितने भी कराया है, तो हर पेपर में आपको ये ट्रीटी तो देखने को मिल ही रही है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 12 अगस्त 1765 में साइन हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 11 मार्च 1784 में हुई थी, सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बाद टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है 1782 में हुई थी, 17 मई में। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। और ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है ये 1769 4 अप्रैल में हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद हुई थी, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। फिर है इवेंट्स और ईयर की बात हम करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 में हुआ था, और ये चला था साबरमती आश्रम से दांडी तक। ये शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये सॉल्ट सत्याग्रह के उसमें शुरू हुआ था। फिर है गांधी इरविन पैक्ट, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 1932 को हुआ था, जो कि भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये एक तरह का कम्युनल अवार्ड को लेकर हुआ था, अगस्त 1932 में। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये वर्ल्ड वार सेकेंड के कॉपरेशन के लिए आया था। इसको लाने वाले कौन थे, सर रिचर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। उसके बाद हम बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1905 में आया था। तो लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया था कि वो प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीअरेंज करेंगे। प्रोविंस इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसको ईस्ट बंगाल और आसाम बोलते हैं। राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला प्रिपेयर किया था, CR फार्मूला, ताकि जो पॉलिटिकल डेडलॉक है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच, उसको खत्म किया जा सके। तो ये हुआ था 1944 में। और गांधी और एम ए जिन्ना ने जो है राजा जी फार्मूले पे बात भी की थी, लेकिन बाद में जिन्ना ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था। और ये फार्मूला रिलेटेड था इसी वजह से कि एक प्रपोजल दिया जा रहा था, जो कि फॉर्मुलेटेड था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के उसमें, ताकि जो सॉल्व हो सके जो पॉलिटिकल डेडलॉक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ब्रिटिश इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर, आज़ादी को लेकर, तो उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला लाया कौन था, कब आया था और क्यों आया था। तो ये 3 चीज़ आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में पता है, तो आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। उससे कोई भी क्वेश्चन बने, आपके हाथ ही में रहेगा उसका आंसर। फिर है खजुराहो विदर्भा, जिसको हम मार्कंडेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, और ये सिचुएटेड है वैनगंगा नदी पर, जो कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र की। और मार्कंडेश्वर जो टेम्पल है, ये नॉर्थ इंडिया के नागरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को बिलोंग करता है। नागरा जो टेम्पल्स है वो बिलोंग करते हैं शैवा को, वैष्णवा को और सख्त फेथ को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे अकबर और शेरशाह की करेंसी के बारे में। तो अकबर जो है, उन्होंने भी शेरशाह की तरह ट्राई किया कि वो रेगुलेट कर सकें स्टेट में करेंसी को। तो दम जो कॉपर कॉइन है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा। मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था। और इनका रूल जो था वो था 1540 से 1545, इसी बीच में जो है दम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसी के साथ ही साथ इनके में एक और कॉइन चल रहा था, जिसका नाम था मोहर, और वो था गोल्ड कॉइन। और सिल्वर कॉइन को इनके टाइम पे बोलते थे रुपया। बाद में मुगल एम्परर ने अपने कॉइन के साथ इनके कॉइन को भी स्टैंडर्डाइज किया, जिसमें इन्होंने सिल्वर यानी रुपये को लिया और गोल्ड यानी मोहर को लिया। और इसी के चलते इन्होंने पूरे इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम को कंसोलिडेट किया। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट दिल्ली सुल्तान, जिसने कॉपर कॉइन को कॉमन करेंसी के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। और उस कॉपर कॉइन को क्या कहते थे, जीतल। और ये कौन से राजा थे, ये थे इल्तुतमिश। फिर हम बात करेंगे बैटल और रियर की।
तो बैटल ऑफ बिलग्राम जो है वो 1540 में हुई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह जीते थे। बैटल ऑफ सन्नाल ये 1572 में हुई थी गुजरात में, और इसके बारे में अकबरनामा में देखने को मिलता है। ये मुगल और हुसैन मिर्जा के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ धर्मत जो है 1658 में हुई थी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, शाहजहां की गद्दी को लेकर। फिर ये बैटल ऑफ जजाऊ तो ये 12 जून 1707 में हुई थी आगरा में रिवर के पास, और मुगल गद्दी के लिए ये लड़ाई हुई थी औरंगजेब की डेथ के बाद। फिर हम बात करेंगे हठ योग। तो हठ योग क्या है? ये नाथ पंथीस के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। नाथ पंथीस कौन थे? तो ये एक रिलीजियस ग्रुप था मिडिवल पीरियड के टाइम, और हठ योग को अडॉप्ट किया था सूफी ने भी। ये एक तरह से फिजिकल जो योगा पोस्चर है उसकी प्रैक्टिस को इस कहते हैं, और ये लोग मुक्ति के मार्ग पर यकीन रखते थे। फिर हम बात करेंगे इक्ता सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है, और सियासतनामा में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। मुक्ति जो है वो मेंटेन करता है ट्रूप्स को, और जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है इक्ता से। पहले क्या होता था कि सैलरी बेस पे था, लेकिन फिरोज शाह के बाद ये हेरिडिटेरी बेस पे हो गया। इक्ता सिस्टम के अंदर जो लैंड है वो डिवाइड होती थी लार्ज में और स्मॉल एरियाज में, जिसे हम लोग इक्तास कहते थे, और सुल्तान इसको अपने सोल्जर, ऑफिसर और नोबल्स को देता था। तो जो होल्डर्स होते थे इक्तास के, वो सुल्तान के विश्वसनीय एजेंट होते थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है कि इन्होंने इंडिया में इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बुक और राइटर्स की। तो तबाकत नासिर मिन्हाज सिराज ने लिखा था नासिरुद्दीन के ऊपर पर्शियन में, और ये कंप्लीट हुई थी 1260 में। फिर तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, और ये कंप्लीट हुई थी 1357 में। तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा था गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि इनकी सिस्टर थी, हुमायूं की बायोग्राफी थी। फिर हम बात करेंगे नेटिव मैरिज एक्ट, जो कि पास हुआ था 1872 में। तो उसको हम इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी कहते हैं, और ये पास हुआ था 18 जुलाई 1872 में। और उस टाइम पे जो वॉइस आए थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ बुक। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट और उसके साल के बारे में। तो जो पबना रिवॉल्ट है वो 1873 से 85 के बीच में हुई थी। ये एक तरह का पीजन रेजिस्टेंस मूवमेंट था, जो कि बंगाल में हुआ था, और इसको करने वाले कौन थे? ईशान चंद्र राय। फिर एका मूवमेंट 1921-22 में हुआ था अवध रीजन में हाई रेंट को लेकर, के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया था और मेरे नोट्स में भी है। तो कौन थे? तो इसके लीडर थे मदारी पासी। संथाल अपराइजिंग हुई थी 1855-56 में झारखंड में, और ये जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी ब्रिटिश की उसके अगेंस्ट हुआ था। और इसको करने वाले जो थे वो थे आपके सिद्धू कन्हू, और इनकी जो सिस्टर थी छानो और फूलो, उनके द्वारा ये मूवमेंट किया जा रहा था। फिर ताना भगत 1914 में हुआ था छोटा नागपुर रीजन में बिहार के, और ये किया गया था जतरा औराओं के द्वारा, और ये था टेक्सास के अगेंस्ट। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद और इवेंट्स और ईयर की बात करते हैं, तो इंडियन नेवी एक्ट 1927 का है, और लास्ट अमेंडमेंट जो इसमें हुआ था वो 1957 में हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था, और कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 में हुआ था। ये अभी मैंने कम्युनल अवार्ड का आपको दिखाया है। तो ये क्वेश्चन इन सब से पूछे ही जा रहे हैं कंटिन्यू, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। उसके बाद हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेंगे। फिरोज शाह मेहता की जो डेथ हुई थी तो हुई थी 5 नवंबर 1915 में। ये फिरोज शाह मेहता है, यानी ये लीडर की बात हो रही है। फिर जलियांवाला बाग मसाकर जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था वो 12 मार्च 1930 से चला था, और कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, जो ट्रायल चला था इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर के ऊपर रेड फोर्ट में दिल्ली में, तो उसको हम लोग रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं। 3 सीनियर इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स को पकड़ा गया था। तो इसमें कौन कौन थे? शहनवाज खान था, पीगे सहगल और जीएस ढिल्लन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी वारेन हेस्टिक्स के टाइम पे, और इसको जो इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? तो वो थे विलियम जॉन्स, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर थे, और इन्होंने इनकरेज किया था जो ओरिएंटल स्टडीज़ है उसको। और ये कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 15 जनवरी 1784। तो ये आपका आज का 2019 का पेपर है। उसके बाद हम देखेंगे 2020 के पेपर के बारे में। तो ये मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूँ। तब तक आप जितना भी मैंने अभी तक आपको करवाया 2012 से 2019 तक के वीडियोस को, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।